नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। हमारा आज का अध्याय है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति। भारत एवं राजस्थान के इतिहास के स्रोतों व अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं सभ्यता एवं संस्कृति का वह युग जिससे संबंधित हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते तथा तात्कालिक समय की जानकारी के लिए इतिहासकारों को पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्राग ऐतिहासिक काल में व्यक्ति पशुपालन, आग जलाना, समूह में रहना सीख चुका होता है। इसी काल में मनुष्य ने विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार अर्थात पहिए का आविष्कार कर लिया था। इस काल में हमें सर्वाधिक सामग्री पाषाण पत्थर से बनी मिली, इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख स्थल दल, भरतपुर, बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर ये पाषाण काल की सभ्यताएं हैं। दल, भरतपुर, बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर। ध्यातव्य रहे, राजस्थान में नदियों और सहायक नदियों के किनारे पाषाण युगीन संस्कृति प्राप्त हुई तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य को सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्यालय को दिया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं लेकिन वे अपठनीय हैं। इस सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की ओर सर्प के समान लिखी जाती थी, अतः इस लिपि को सर्पिलाकार एवं बुस्टो-फीदन लिपि भी कहते हैं। इस काल में व्यक्ति बस्तियां बनाकर रहने लग गए थे। भारत व राजस्थान के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता इसी युग की देन है। इस काल में पाषाणों के उपरांत मानव ने धातुओं का प्रयोग प्रारंभ किया। मानव ने जिस धातु का इस्तेमाल सबसे पहले किया वह तांबा था। इसी कारण इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तांबे के पश्चात कांसे का इस्तेमाल होने लगा। कांसा को तांबा व टिन से बनाया जाता है। इसी कारण यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है। प्रमुख स्थल चीथवाड़ी, किराड़ोद, नंदलालपुरा ये जयपुर में है तीनों। कोल माहोली, सवाई माधोपुर ये कोल माहोली सवाई माधोपुर में है। बालाथल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर, एलाना जोधपुर, नगरी चित्तौड़गढ़, सावणिया व पूगल बीकानेर, पिंडपाड़लिया, एलाना, जालौर, मलाह, भरतपुर और झाड़ोल। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के अवशेषों का संग्रह बीकानेर संग्रहालय में है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। सभ्यता व संस्कृति का वह युग है जिसमें संबंधित पूर्ण लिखित, पठनीय व प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। भारत के संदर्भ में इसका प्रारंभ 6 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस काल में कांसे के पश्चात लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, अतः इन सभ्यताओं को लोह युगीन सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में इसके प्रमुख स्थल हैं लोहा युगीन सभ्यता के सुनारी, झुंझुनू, जोधपुरा, जयपुर, नौह, भरतपुर। यहाँ से ताम्रयुगीन, वैदिक व महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ध्यातव्य रहे, लोह युगीन सभ्यताओं के साथ ही आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु हड़प्पा सभ्यता है।
सिंधु नदी हिमालय पर्वत से निकलकर पंजाब और सिंध प्रदेश से बहती हुई अरब सागर में मिलती है। इस नदी के तटों पर जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीले का उल्लेख चार्ल्स मैनसन द्वारा किया गया। चार्ल्स मैनसन एक बार लाहौर घूमने गया। उसने इस टीले पर इधर उधर बिखरी ईंटों को देखकर उसने कहा कि यह उजड़ी हुई बस्ती शायद सिकंदर लोदी के द्वारा बसाई गई थी। इसके बाद 1856 ईस्वी में दो भाई थे, जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने कराची से लाहौर में रेल लाइन बिछाई। इस कार्य हेतु उन्होंने यहाँ से खुदाई करवाकर ईंटें निकलवाई, परंतु उनके दिमाग में यह विचार नहीं आया कि ये ईंटें कहाँ से आई। लेकिन इस कार्य को अलेक्जेंडर कनिंघम नामक व्यक्ति देख रहा था। 1875 ईस्वी में ए कनिंघम ने इन खंडरों का निरीक्षण कर सर्वप्रथम इस पर शोध किया। ए कनिंघम के प्रयासों से ही सन 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना कोलकाता में की। 1920 में इस विभाग के डायरेक्टर महानिदेशक सर जॉन मार्शल बने। उनके निर्देशन में सर्वप्रथम रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने सन 1920 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा माउंट गोमरी जिले में उत्खनन करवाया, जिसके दौरान यहाँ से सुनियोजित नगर निर्माण के अवशेष प्राप्त हुए। अतः इसी जगह के नाम से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता सर्वाधिक सिंधु नदी के आसपास विस्तृत होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने कहा तो सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सन 1924 ईस्वी में लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में इस सभ्यता की विधिवत घोषणा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम प्रथम नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वाधीनता के बाद ये सभी पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान चले गए। इसलिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता होने का दंभ भरना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इस दावे को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए भारत के पुरातत्व विभाग ने पूर्वी पंजाब, राजस्थान और गुजरात के उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। फलस्वरूप अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा तथा दूसरे ऐसे टीलों की खोज निकाला। राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल पहला है कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के मुहाने 2400 से 2250 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। डॉक्टर अमलानंद घोष ने इस सभ्यता पर सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में प्रकाश डाला। इसी कारण इन्हें कालीबंगा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता मानते हैं। ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के कालीबंगा स्थान पर LP टेस्सीटोरी द्वारा की गई। वर्ष 1961 से 1969 ईस्वी तक ब्रजवासी लाल बीवी लाल एवं बाल कृष्ण थापर PK थापर ने इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया। कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत दो भागों में फैली हुई थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक, पश्च हड़प्पा कालीन, प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। तो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी, प्रथम हड़प्पा तथा दूसरी मोहनजोदड़ो कहा है। तो ये किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। और किसको कहा है? कालीबंगा सभ्यता को
क्या बोला है? सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी। ये वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है और ये तीसरी राजधानी है, जबकि जो प्रथम राजधानी है वो हड़प्पा को कहा जाता है और दूसरी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कालीबंगा की अद्भुत विशेषताएं। यहाँ के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी, इसलिए यहाँ पर बने मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। यहाँ के भवन पहले कच्ची ईंटों के बाद कच्ची ईंटों से व बाद में पक्की ईंटों से बने हुए मिले। इन ईंटों की लंबाई चौड़ाई 30:15:7.5 के रूप में थी। यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कोटदी जी पाकिस्तान के पुरातात्विक अवशेषों से काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पर हमें हल से जोते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं और यहाँ भवन की फर्श जो है अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी हुई है। यहाँ से हमें लोथल सभ्यता के समान 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड मिले हैं, जिसमें कुछ हड्डियों के अवशेष मिले, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बलि प्रथा पाई जाती थी। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र, चीता का एवं एक सिक्के पर महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी। यहाँ पे एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 3 छेद हैं, जिससे कपाल छेदन क्रिया शल्य चिकित्सा वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोस्पोलिस का प्रमाण मिलता है। यह विश्व में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुआ है। यहाँ से कपड़े में लिपटा एक उसरा और मिट्टी का पैमाना, और यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की हैं, और एक मिश्रित फल जौ व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं, जिन्हें चिरायु कब्र नाम दिया गया। यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अनुमानतः इसका प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने में होता था। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन किया गया है। KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन जो है वो संक्रामक रोग से हुआ, यानी कि कोरोना से हुआ। कोरोना से नहीं हुआ, पतन हुआ था संक्रामक रोग से। और ये किसने कहा है? KUR कैनेडी ने कहा है कि जो इस सभ्यता का पतन हुआ वो संक्रामक रोग से हुआ, जबकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका पतन प्राकृतिक आपदाओं से हुआ। अमलानंद घोष के अनुसार इस सभ्यता का पतन बढ़ती हुई उष्णता एवं पर्यावरण असंतुलन के कारण हुई है। कालीबंगा सभ्यता में उस समय तत्कालीन का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र लोथल गुजरात था। इस सभ्यता में स्थानीय उद्योग विकसित थे, जिसमें कुम्हार का मृद भांड उद्योग अत्यंत विकसित था। यहाँ पर स्नानागार मिले हैं जिनमें से पानी निकालने की नाली पहले लकड़ी की बनी हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष यहाँ से मिले। आहड़ सभ्यता उदयपुर। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के उदयपुर नगर से लगभग 2-3 मील दूरी पर स्थित आहड़ कस्बे में आयड़ नदी के किनारे से प्राप्त यह संस्कृति 4000 वर्ष 1900 से 1200 ईसा पूर्व पुरानी है, जिसकी सर्वप्रथम खोज की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल ने, तथा सर्वाधिक उत्खनन 1961 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल सांकलिया, जिन्हें हम कहते हैं HD सांकलिया, ने किया। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती मिलता है। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। इस सभ्यता का विकास बनास नदी की घाटी में हुआ, इसी कारण इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। स्थानीय लोग इसे क्षेत्रीय भाषा में धूल कोट के नाम से पुकारते हैं। तो आहड़ सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। गुहिल वंशीय शासक अल्लट आलू राय ने नागदा एकलिंगजी से अपनी राजधानी आयड़ को बनाई।
आहट सभ्यता की विशेषताएं। तो पहली है, आहड़वासी मुलायम काले पत्थर व धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण होता था। तो काले पत्थर और कच्ची ईंट। यहाँ पर कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में तो 6 चूल्हे मिले, मतलब चूल्हों की संख्या खूब मिली है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ बड़े परिवारों या सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ से लाल काले रंग के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लाल काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिनमें घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार के कलश, ढक्कन आदि मुख्य है। यहाँ से हमें अनाज रखने के मृदभांड भी मिले हैं जिसे गोरे तथा कोठे कहा जाता है। गोरे या कोठे क्या है? अनाज रखने के मृदभांड, मिट्टी के बर्तन हैं अनाज रखने के बड़े बड़े, जिनको बोलते थे गोरे तथा कोठे। यहाँ से प्रथम ईसा पूर्व तक की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। यहाँ से हमें छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन व तांबे के उपकरण मिले हैं। और यहाँ से हमें मिट्टी से टेराकोटा पद्धति से बनी वृषभ बैल आकृति की मूर्ति मिली है जिसे बोलते हैं बनासियल बुल। तो बनासियल बुल कहाँ से मिला है? बनास सभ्यता यानी आहड़ सभ्यता से बनासियल बुल। ठीक है, बनास से आप समझ भी जाओगे कि बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है और इसलिए इसको बनासियल बुल है ना। और ये बनासियल बुल क्या है? एक बैल की आकृति की मूर्ति है। आहड़ वासी कृषि, चावल व पशुपालन, कुत्ता, हाथी, मेढ़ा, गैंडा से भी परिचित थे। यहाँ से एक वैज्ञानिक पद्धति भी मिली जिसे चक्रकूप पद्धति कहते हैं, जो कि मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति है। चक्रकूप पद्धति क्या है? घरों से जो पानी निकलता था, जो नालियाँ थी, उन्हें क्या कहा जाता था? चक्रकूप पद्धति। यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ों व आभूषणों के साथ गाड़ते थे। आहड़ सभ्यता का मुख्य जो उद्योग है वो तांबा गलाना, तांबे के उपकरण बनाना, जिसका प्रमाण हमें तांबा गलाने की भट्टियाँ हैं। आहड़ सभ्यता में मुर्दों के सिर को उत्तर दिशा में रखकर दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे, चांदी धातु से अपरिचित थे। गणेश्वर सभ्यता सीकर। यह सभ्यता सीकर जिले में नीम का थाना तहसील से लगभग 15 किमी दूर रेवासा गांव में स्थित खंडेला की पहाड़ी में कांतली नदी के मुहाने प्राप्त हुई है। इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1972 रतन चंद्र अग्रवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहयोग से की। 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। तो गणेश्वर सभ्यता 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से प्राप्त तांबा ताम्र युगीन सांस्कृतिक केंद्रों में सबसे प्राचीनतम है। इसी कारण गणेश्वर सभ्यता को निर्विवाद रूप से भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से ही होती थी। अतः गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन या ताम्र युगीन सभ्यता का या ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता की विशेषताएं। यहाँ के मकानों का निर्माण पत्थरों से, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं। यह एकमात्र स्थान है जहाँ पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो मृदपात्र प्राप्त हुए हैं वे कृथि मृदपात्र हैं। यहाँ से सैकड़ों ताम्र आयुध व तांबे के उपकरण तथा विविध ताम्र आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा
तथा फरसा आदि प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय यहाँ कांतली नदी नित्यवाही नदी थी, जो जल जंतुओं का शिकार भी प्रमुखता से होता था। गणेश्वर सभ्यता में कांतली नदी के वरदान स्वरूप खेतड़ी, कोपर झुंझुनू व अलवर के खोदरीवा नामक प्रसिद्ध तांबे की खानों का निर्माण हुआ है। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन सिर्फ इसी सभ्यता में ही प्राप्त हुए हैं। अभी के लिए सभ्यताओं में इतना ही। आगे की सभ्यताओं में हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।